नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। एक तरफ व्हाइट हाउस से खबर आती है कि अमेरिका ईरान के साथ सीजफायर यानी युद्ध विराम बढ़ाने का मन बना रहा है, लेकिन जमीन पर या यूं कहें कि समंदर की लहरों पर कहानी कुछ और ही निकल रही है। अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपनी ताकत को अचानक से कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। तीन विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और करीब 20 जंगी जहाजों की ये घेराबंदी क्या सिर्फ सुरक्षा के लिए है या फिर ये ईरान के आर्थिक गले को पूरी तरह घोटने के लिए बिछाया गया नेवल ब्लॉकेड है? लेकिन असली पेच यहां नहीं बल्कि वॉशिंगटन में है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास जंग जारी रखने के लिए अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। जी हां, अमेरिकी संविधान और वॉर पावर्स एक्ट के मुताबिक 1 मई की वो तारीख है जब ट्रंप को संसद यानी कांग्रेस से इस सैन्य कार्रवाई के लिए औपचारिक मंजूरी लेनी होगी। बिना मंजूरी के ये युद्ध अवैध घोषित हो सकता है। दरअसल अमेरिकी कानून के अनुसार राष्ट्रपति बिना संसद यानी जो अमेरिकी कांग्रेस है उस औपचारिक मंजूरी के किसी भी विदेशी संघर्ष में सेना को केवल 60 दिनों तक की ही युद्ध के लिए रख सकते हैं। वो 60 दिन जल्द पूरे हो रहे हैं। 60 दिनों की यह अवधि अब 1 मई को समाप्त होने वाली है। ऐसे में अगर 1 मई से पहले अमेरिकी संसद युद्ध जारी रखने का प्रस्ताव पारित नहीं करती है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सेना को वापस बुलाना ही होगा या युद्ध रोकना होगा। खबरें यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ही पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से ज्यादा रिपब्लिकन सांसद यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही सांसद इस युद्ध के खुले विरोध में उतर आए हैं। अब सवाल यह है कि क्या 1 मई से पहले ट्रंप को संसद में मात मिलेगी? क्या सीजफायर का ऐलान सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है और असलियत में डोनाल्ड ट्रंप कोई रणनीतिक चाल चल रहे हैं? और अगर हॉर्मुज इसी तरह ब्लॉक रहा तो दुनिया में तेल की कीमतें और भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? आज इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, जहां एक तरफ बातचीत की भी कोशिश की जा रही है, सीजफायर का ऐलान हो रखा है, सीजफायर को डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में एक्सटेंड किया, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप तैयारी कुछ और भी कर रहे हैं। ट्रंप की ईरान को अब क्या कुछ नई धमकी है वो भी समझिए। अमेरिकी नेवी को नाव को उड़ाने का सीधा आदेश दिया गया है। अमेरिकी नेवी को नाव उड़ाने के सीधे आदेश डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिले हैं। अमेरिकी नेवी को नाव उड़ाने का सीधा आदेश तो मिला ही है, साथ ही माइंस लगाने वाली किसी भी नाव को उड़ा देने के लिए भी कहा है। नाव को बिना किसी देरी के एक्शन लेने को कहा गया है। साथ ही ईरान के 159 नेवी शिप पहले ही समुद्र में डूब चुके हैं। इस कार्रवाई में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने साफ अपनी यूएस नेवी को निर्देश दिए हैं। अमेरिकी माइन स्वीपर हॉर्मुज को साफ कर रहे हैं। इस अभियान को 3 गुना तेज गति से करने के भी आदेश दिए गए हैं। इससे समुद्री रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित किया जाएगा। अब ट्रंप की क्या धमकी है वो आपको समझाया। अब ये भी समझिए कि यूएसएस जॉर्ज एन बुश क्या है। तो निमित्ज क्लास का आखिरी सुपर कैरियर ये है। ये सुपर कैरियर 2009 में सेवा में आया था। 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। हजारों किलोमीटर दूर से ये हवाई हमले कर सकता है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश परमाणु ऊर्जा से चलता है, यानी ये न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। बार बार ईंधन भरने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। कई सालों तक लगातार समुद्र में ये रह सकता है। इसके वजन की बात करें तो इसका वजन लगभग 1,02,000 से 1,04,000 टन है। इसकी लंबाई 1092 फीट है, यानी 333 मीटर। इसकी गति 30 नॉटिकल माइल्स है, यानी लगभग आप समझ सकते हैं 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसके क्रू की बात करें तो जहाज में 3,200 नाविक, एयर विंग के 2,480 सदस्य रह सकते हैं। अब अमेरिका के कितने एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त
तैनात हैं वो यूएसएस अब्राहम लिंकन, जिसे CVN-72 कहते हैं, अरब सागर में तैनात है। इसके अलावा यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड CN-78 और जो कि लाल सागर में तैनात है यानी रेड सी में तैनात है, और यूएसएस W बुश हिंद महासागर में तैनात है और ये भी हॉर्मुज आगे बढ़ रहा है। यानी एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम को एक्सटेंड कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने सैन्य ताकत और को जो है काफी ज्यादा हॉर्मुज में बढ़ा दिया है। इसी पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाह क्या रहे हैं, उनका क्या है अगला कदम, और जिस तरह से जो संकेत मिल रहे हैं इस क्या समझा जाए, क्या एनालिसिस किया जाए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ है, देश मामलों के जानकार डॉक्टर डीके गुप्ता जी हमारे साथ हैं, और डिफेंस एक्सपर्ट कैप्टन श्याम कुमार जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी जी, आपके पास आना चाहूंगी सर, आपके साथ चर्चा की शुरुआत। कर्नल टीपी त्यागी जी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन जो है सीज फायर की उसको बढ़ा दिया है, दूसरी तरफ जो घेराबंदी है यानी जो ब्लॉकेड है उसको भी बढ़ा दिया है। हॉर्मुज को पूरी तरह से यूएस नेवी ने इस वक्त ब्लॉक किया है, और जो सैन्य ताकत है उसको भी अमेरिका वहां पर ज्यादा डेवलप कर रहा है और तेज कर रहा है। क्या समझा जाए, आपका एनालिसिस क्या कहता है सर कि ये समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, उसके ऊपर कोई टोल ना वसूली करे। सारी दुनिया यही चाहती है। इसके लिए उन्होंने जो किया है, ये जो अगर आवाज आ रही है, अगर ऐसे होगा तो हम बात नहीं कर पाएंगे। आप करेक्शन कराइए अपने आप। लौटती हूं आपके पास, तब तक मैं दुरुस्त करवाती हूं लाइन। हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, सर आपको क्या लग रहा है, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का अब अगला कदम क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? नमस्कार रिया जी, देखिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हॉर्मुज के ब्लॉकेड को ईरान से जोड़ के ना देखा जाए। अगर हॉर्मुज के ब्लॉकेड को अगर हम लोग पिछले 1.5 साल अगर हम इसका अध्ययन करें, तो अमेरिका ने उन सारे प्रतिबंधों से या उन संधियों से नाम वापस ले लिया जहां पे एनवायरमेंटल इश्यूज थे। मतलब उनको कच्चा तेल बेचना था जो दुनिया पर बेचना था में सबसे ज्यादा उनके पास है, रसिया से भी ज्यादा तेल उनके पास है। और मागा जो है, उनका जो स्लोगन है, मागा में एक एनर्जी जो डोमेन है उसमें इनको सुप्रीमेसी हासिल कर रहा, उसका एक जो है उसमें इनका 4 पॉइंट्स में से एक मेन पॉइंट था, एनर्जी डोमिनेंस हम पूरा दुनिया में करेंगे। अब देखिए उसके लिए क्या करना था, उसके लिए वेनेजुएला कब्जा करना था, वेनेजुएला कब्जा कर लिया, दुनिया का सबसे ज्यादा रिजर्व ऑयल वाला कंट्री कब्जा कर लिया, एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट में वो डॉट्स आया ईरान का, जिसमें कि चाइना को भी टारगेट करते हुए चाइना को ईरान को उन्होंने टेकअप किया। अब ईरान अगर ओपन भी कर देता या ईरान उसको टोल भी लगाता, किसी भी तरह से जो मार्केट है मिडिल ईस्ट का ऑयल का, 4-5 कंट्री 6 कंट्री जीसीसी के, उनके तेल को दुनिया के और मार्केट जाने से बाधित करना, चाहे ईरान के नाम पे करे चाहे खुद करते। और उस केस में अब हॉर्मुज तो ईरान बोल ही नहीं सकते। अगर इसको अगर वहां पे टोल लेता तो भी जो है दुनिया के देश का विरोध करते, तो मिडिल ईस्ट का ऑयल नहीं आता। अब उसने ओपन कर दिया तो टोल के नाम पे अमेरिका ने इसको ब्लॉकेड कर दिया। मतलब किसी भी तरह से जीसीसी के देश को तेल का जो है, ईरान का जो मिडिल ईस्ट का तेल है, दुनिया के मार्केट में पहुंचे तो अल्टीमेटली दुनिया के सारे देश जो है अमेरिका से तेल खरीदेंगे। और ऐसा हो भी रहा है, जैसा कि अगर हम देखें फरवरी में भारत ने ही केवल 71 टन गैस खरीदा था अमेरिका से, और इस महीने लगभग 3.5 लाख टन खरीदा, मतलब 5 गुना ज्यादा गैस खरीदा। यही अमेरिका चाहता है कि दुनिया के सारे देश कच्चा तेल खरीदें, सोलर एनर्जी न बनाए, रिन्यूएबल एनर्जी में न जाए, वो हमारे ऑयल को खरीदें। और इसके लिए वो लीबिया का भी ऑयल पे कब्जा कर चुका है, सीरिया का भी ऑयल पे कब्जा कर चुका है, वो इराक के ऑयल पे कब्जा कर चुका है, और ईरान के ऑयल पे भी कब्जा करने की पूरी मंशा है।
तो एक मागा का प्लान है, उस मागा के प्लान में ईरान, वेनेजुएला और भी कोई देश आएंगे तो उसको छोड़ेगा नहीं वो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। जी, से आपने कहा कि प्लान तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ कर रहे हैं और कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जो जंग है सर ना ये रुकी हुई नजर आ रही है। भले ही सीज फायर का ऐलान हुआ है, बट परमानेंट सोल्यूशन कब? देखिए रिया जी, जो है ये वार जो है अब जो है इससे मुझे लगता है कि आने वाले 15 या 20 दिनों में हो सकता है कि एक स्ट्राइक हो जाए, लेकिन चांसेस कम है। उसका कारण यह है कि अभी 60 दिन का जो 29 अप्रैल को वहां का जो एक्ट है जो अमेरिका के अंदर वो है वार पावर रेजोल्यूशन 1973, उसके अनुसार 60 दिन के अंदर जब युद्ध शुरू हुआ है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन किसी चालाकी से ट्रंप ने उस वार को सीज फायर में लेके चले गए, और सीज फायर में लेके चले गए तो 60 दिन से कम का युद्ध हो गया वो, और उसके बाद ब्लॉकेड लगा दिया। ब्लॉकेड लगाने से क्या हुआ कि अमेरिका को कोई भी ब्लॉकेड को युद्ध के रूप में नहीं देखा जाता। तो वो जो सैंक्शन लेना है, जो अप्रूवल लेना है कांग्रेस से, उससे ट्रंप बच गए। उसके बाद ब्लॉकेड लगाने से क्या हो रहा है कि इनके सैनिक भी नहीं मार रहे हैं, इनके हथियार भी नहीं नष्ट हो रहे हैं, और इनको जो और उसके साथ ईरान को लगभग 400 से 500 मिलियन डॉलर का डेली का नुकसान हो रहा है। और उसके बाद जो रेड सी है, रेड सी पे जो हाउथीज को मदद जाती थी ईरान से, उसको भी ब्लॉकेड से उन्होंने रोक दिया है। और अपने देश के अंदर पब्लिक को समझाने में, जब तक उनका मीटर में आएगा, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, देखो मैंने बिना कोई गोली चलाई ब्लॉकेड कर दिया, ईरान वैसे जो बर्बाद हो रहा है। तो ये सारे चीजें ऐसी हैं जो कि और उसके बाद क्या है, ईरान में लगभग 193 मिलियन डॉलर का जो फूड, दवाई एटसेट्रा जो आती है, वो सभी इंपोर्ट रुक गया है। तो सब मिला जुला के ईरान घिर चुका है, और ये अपने ऑडियंस को ट्रंप समझाएंगे, मिड टर्म के लिए अपनी तैयारी करेंगे वहां पे। अब वहां पे ज्यादा ध्यान कंसंट्रेट करेंगे, लड़ाई अब ज्यादा नहीं चलेगी। यानी आप कहना चाह रहे हैं लगभग अब ये जो युद्ध है वो अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ और भी मेहमान हैं कर्नल श्याम जी। सर, जिस तरह से अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपनी जो नाकाबंदी है, जो ब्लॉकेड है, उसको देखिए बीते दिनों से तो ब्लॉकेड है ही, लेकिन जो सैन्य ताकत है उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। 3 विमान वाहक पोत वहां पर इस वक्त तैनात है, 20 से ज्यादा जंगी जहाज हैं जो इस ब्लॉकेड को कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है, डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या? जिस तरह से डीके गुप्ता जी ने भी कहा, क्या आपको भी यही लग रहा है कि अब सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कोशिशें यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये युद्ध जो है इसको समाप्त किया जाए? नमस्कार, जय हिंद। रिया, आवाज आ रही है मुझे? आप जी सर, आपकी आवाज मिल पा रही है। आपको एको तो नहीं हो रहा सर? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा बिल्कुल, और मैं होने भी नहीं दूंगा। समुद्र से आता हूँ, कैप्टन श्याम, इंडियन नेवी जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, कब मैंने 1 महीने पहले कोशिश की थी बताने की कि ब्लॉकेड क्या होता है और अमेरिका अपनी ब्लॉकेड कब लगाएगा, कैसे लगाएगा और माइन क्लियरेंस कैसे करेगा। तो कई एंकर्स और कई चैनल्स ने बड़े बड़े अजीबो ढंग से सुना, देखा और कहा। फिर मैंने इनको लिख दिया ट्विटर पे और फेसबुक पे, और कई चैनल्स पे कहा कि अमेरिका का जो तरीका है लड़ने का वो कुछ और है, और ये एक मैरिटाइम एंगेजमेंट है, ये नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है, और इसमें एनिलेशन और वॉर बेजिंग कैपेसिटी को नष्ट करना, एक तरह से बॉटलिंग कर देना और उसके बाद ब्लॉकेड करना, और ये सब एक टेक्निकल टर्म्स है जो अनक्लॉज 1982 आर्टिकल 291 298(1)(b) का हिस्सा है। सबसे पहले समझिए, ईरान ने ब्लॉकेज किया था और अमेरिका ने ब्लॉकेड किया। ब्लॉकेज एक लोकल टर्म है जहां पर वो टॉल टैक्स लगा के अपने हिसाब से एक रास्ता बनाया था उसने, ये लद्दाख और गुसाम आइलैंड के बीच में, और उस पर वो कह रहा है कि आप किसी को जाने नहीं दो। अमेरिका ने जब 40 दिन के बाद युद्ध रोका तो उसने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली ईरान की, उसको काफी पीछे छोड़ दिया, और ये पासा फेंका था उसने, उसको हॉर्मुज बंद करना पड़ेगा। उसने उस फांसे में फंस गया, हॉर्मुज बंद की, मिडिल ईस्ट पे अटैक किया, पूरे वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित किया, ऑयल को प्रभावित किया, जिसके कारण वर्ल्ड के कई देशों ने उनको कंडेम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद अब उसने ब्लॉकेड लगा दी। तो ये आपके दर्शकों को आपके चैनल से बताऊं कि रणनीति सोची समझी, एक करीब 4 साल की तैयारी,
बाइडेन के टाइम से तैयारी है। लॉर्ड ऑस्टिन ने किया इसको, जो वहां के डिफेंस सेक्रेटरी थे, वे जनरल थे, फर्स्ट ब्लैक जनरल अमेरिका के, और जो सेंट्रल कमांड के चीफ भी रह चुके हैं, और उन्होंने ये सब तैयारी की। लेकिन उस समय बाइडेन के जमाने में मिलिट्री की जो डॉक्ट्रिन थी वो इंटेंट थी, टेंट की नहीं थी। ट्रंप ने उसको आगे बढ़ाते हुए, लाइन टू करते हुए टेंट डाला। इसको सबसे पहले दर्शकों को समझना होगा। इस बार जो अमेरिका आया है पूरी तैयारी से आया, और दो एम बड़े हैं उसके। पहले तो उसने उसको हताशा दे दी है, सामरिक हताशा। ऑलरेडी पान युग में जाने से पहले रोका तो जरूर, पर हम जानते हैं कि ईरान को बहुत क्षति हुई, नंबर 1। नंबर 2, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फंक्शनल कंट्रोल उनको उनके ईरान से निकाल के मिडिल ईस्ट को गिफ्ट करना है, नंबर 2। नंबर 3, यूरेनियम की बात आप सब जानते हैं। वो कहता है कि आप 15 साल ना बनाओ। जब तक ये नहीं होगा तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा, चाहे वो स्लो वॉर हो, चाहे वो ब्लॉकेड हो। अब मैं बात करता हूं हो क्या रहा है वहां। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ और 20 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स के साथ और 70 से 80 एयरक्राफ्ट सभी शिप्स पे हैं। मैं एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं इंडियन नेवी का, और मरीन कमांडो स्पेशलिस्ट पायलट हूं। दोनों तरफ से ज्वाइंट वॉरफेयर को समझता हूं। एम्फीबियस वॉरफेयर के लिए काफी तैयारी की ईरान ने। उनका एक शिप जो श्रीलंका और इंडिया में फंसा हुआ है वो भी एक एम्फीबियस वॉरशिप है, बुसार और लवान। और ये समझिए कि ये लोगों ने CTG 153 बनाई और 47 देशों को एक साथ लेके काफी सारे एक्सरसाइजेस किए ओमान में, जिसमें इजराइल भी शामिल था। और इन लोगों ने तैयारी की, इसलिए गल्फ के कंट्री चुपचाप अमेरिका के साथ खड़े, इसकी तैयारी की गई। ईरान ने डर के मारे 20 से ज्यादा एम्फीबियस लैंडिंग की कि उनके आइलैंड पे कैप्चरिंग का एक प्राविधान अमेरिका बना रहा था। ये सब पहले से हो रहा था। अब आज जो आप घटना कह रहे हो कि माइंस को क्लियर किया जा रहा है तिगनी गति से, मैं उस पर आता हूं। तो USS पीटरसन और USS मर्फी, जो इस्लामाबाद में जब बात चल रही थी उन दिनों, सुएज वहां पे हॉर्मुज में घुसा और माइंस की क्लियरेंस की उसने घोषणा की। अब आपको मैं बताऊं क्या हो रहा है, जो मैं पिछले 5-15 दिनों से कह रहा हूं, इसके बाद वो माइन क्लियरेंस करे। क्योंकि ब्लॉकेट का मतलब है ईरान पे ब्लॉकेट। कतार, बहरीन में शिप्स जो जा रहे हैं, कुवैत में जा रहे हैं, उनको न्यूट्रल शिपिंग को प्रोटेक्ट करना, माइंस को क्लीन करना। 6000 से ज्यादा माइंस ईरान ने लगा दिए हैं। उसको मालूम नहीं है वो कहां है माइंस। MH-60 हेलीकॉप्टर जो लिंकन से आके डंक कर रहे हैं, दूर से माइन को टो रहे हैं। अंडर वाटर अनमैन्ड जो मानामा में 100 से ज्यादा उनके बोट्स हैं, ऑटोनोमस अंडर वाटर बोट्स हैं, जिसमें कोई मानव नहीं है, विजिबिलिटी नहीं है, अंदर अंदर काम करके माइंस को हटा रहे हैं। यूएई का भी पूरा जोड़ है इसमें माइन हटाने का। जब वो लेन बनाएंगे और माइन क्लियर करेंगे तो वो कहेंगे अब हमारे शिप्स अंदर जाएंगे। तब जब कुछ हुआ, झगड़ा हुआ, तो फिर से लड़ाई शुरू होगी। तो अभी अमेरिका रुकेगा, इनविजिबल लड़ाई होगी, दूर से नहीं दिखेगा, लेकिन तनातनी चलती रहेगी। कैचिंग ईरान बाय जुगलर में, मिराकल शैकल बाय मिराकल, और एक तरह से एंकर ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये जो युद्ध है वो ऐसे ही जारी रह सकता है, बूट्स ऑन ग्राउंड की नीड यहाँ पर नहीं होगी। और कैप्टन श्याम कुमार जी, जिस तरह से आपने भी समझाया कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किया है वो ब्लॉकेज है, और अमेरिका अब जो कर रहा है वो ब्लॉकेड है। और जैसा आपने कहा कि अभी जो है हाल फिलहाल ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तब तक जब तक अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव नहीं हो जाते। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी भी हैं। सर, अब आपको ऑडियो क्लियर है सर? एको तो नहीं हो रहा है अब? जी अभी तो नहीं हो रहा है। ठीक है सर। सर, आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस इस पूरी सिचुएशन को लेकर क्या है? देखिए, एक तो मैं अपने दोनों रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। डॉक्टर DK गुप्ता ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो ये नेवल ब्लॉकेट किया गया है ये ग्राउंड ऑपरेशन से ज्यादा अच्छा है। यानी कि जो बातचीत चल रही थी वो ये चल रही थी कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, पूर्ण ग्राउंड उतारेगा, जो उसका खान आइलैंड है पर्शियन गल्फ में, जहां उसका 90% ऑयल पाइपलाइन के जरिए आता है, जो डीप वाटर में है, जहां जेटीज बनी हुई है, जहां से वो उसको एक्सपोर्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा। ये करना बड़ा मुश्किल होगा, इसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी, बहुत दिनों तक इसी के ऊपर डिस्कशन होता रहा। अब इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
ये जो ब्लॉकेड लगा दिया गया, नेवल ब्लॉकेड, इसकी वजह से भी तो ईरान का वही तेल जो तब बंद करते, वो अब उसका आना जाना बंद हो गया, क्योंकि कोई भी शिप जो ईरान पोर्ट पर जाएगा या आएगा उसको उन्होंने रोकना शुरू कर दिया। और 2-3 एग्जांपल दे भी दी, 30 के करीब उनके शिप को वापस भी कर दिया। तो इसका मतलब अमेरिका का एक एम अचीव हो गया। दूसरा एम, जैसे डॉक्टर डीके गुप्ता ने बताया, जो इम्प्लिसिट है, वो इम्प्लिसिट कैसे है कि जैसे हिंदुस्तान जो गैस खरीदता था अमेरिका से, वो टोकन खरीदता था सिर्फ इसलिए कि एक रिश्ता बना रहे। वो इस महीने 5 गुना हो गई जो हिंदुस्तान के साथ हुआ, ऐसा और जगह भी हो रहा होगा। यानी कि अमेरिका का तेल और गैस अच्छी कीमत के ऊपर दूसरे लोग खरीदने लगे जो अब तक नहीं, दूसरे देश खरीदने लगे जो अब तक नहीं खरीदते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका इज डूइंग ओके। अब सवाल ये बचता है कि ईरान में क्या कोई आपने ऐसा मिलिट्री कमांडर देखा है जो हार भी रहा हो तो ये एक्सेप्ट कर लेगा कि मैं हार गया? अरे याहिया खान, ये जो पाकिस्तान का था, बाकायदा सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया था, तब भी वो कह रहा था हम कयामत तक लड़ेंगे। ऐसे ही ईरान के जो लीडर्स हैं, अब उसमें पॉलिटिकल लीडर्स तो रहे नहीं है। दरअसल में अरागची को और उनके पेजेशियन को और उनके पार्लियामेंट के स्पीकर को, उनको ये कह दिया गया है कि आप पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपको 2 चीजों के बारे में कुछ भी कहने का इतना भी अधिकार नहीं है। क्या है वो 2 चीजें? यानी कि देश की सुरक्षा नंबर 1, और दूसरा देश की विदेश नीति। इन 2 पे आप ना बोले, ये काम केवल IRGC या सुप्रीम कमांडर करेंगे। सुप्रीम कमांडर जख्मी है, उनका पैर एम्पुटेट किया जा रहा है, उनकी दोबारा सर्जरी की जा रही है, उनके जो एक मेजर जनरल आईती है वही सब कुछ काम कर रहे हैं। तो IRGC अब दिखाने के लिए तो ये कह रहा है कि हाँ हम लड़ेंगे, कयामत तक लड़ेंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट इससे पहले नहीं आए थे। अब ये स्टेटमेंट आ रहे हैं जो ये बताते हैं, जैसे मैंने याहिया खान की एग्जांपल दी, कि उनमें अब नुकसान को झेलने की क्षमता बहुत कम हो चुकी है। उनके पास पहले कुछ था ही नहीं, इसीलिए तो प्रदर्शन हुए थे वहां पे कि भाई हमारे रियाल जो है, लाखों रियाल में $1 नहीं आ रहा। फिर युद्ध में उनकी इकोनॉमी खराब हो गई, और अब उसके बाद जब उनका वो तेल आना भी बंद हो गया, पैसे आने बंद हो गए, तो अब उसके बाद उनमें और ज्यादा लॉस सहने की क्षमता नहीं है। रेजिलियंस अमेरिका में है, ईरान के अंदर रेजिलियंस मरते हुए लोगों को एब्जॉर्ब करने की होगी, लेकिन पैसे के लॉस को करने की नहीं है। लिहाजा अब बहुत जल्दी ये होने वाला है, ईरान या तो तैयार हो जाएगा अमेरिका के साथ में बातचीत करने के लिए, या फिर लास्ट मिनट के ऊपर ये भी सिचुएशन है कि जिस तरह का बिल्डअप अमेरिका ने किया है, उस बिल्डअप का एक मामूली सा एक्शन भी अगर लिया गया तो ईरान उसमें चारों खाने, यानी वो दिन दूर नहीं है जब ईरान जल्द अपने घुटनों में आकर सरेंडर कर दे और उसके बाद बातचीत की टेबल पर आने के लिए रेडी हो जाए। हालांकि कब वो दिन आता है, कितने और दिन इसमें लगते हैं, क्योंकि आर्थिक नाकेबंदी जो है वो ईरान की अब शुरू कर दी है। आर्थिक कमर तोड़ना इस बीच अमेरिका ने शुरू कर दिया। चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, आप सभी बने रहिएगा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं।
और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त जरूर शांति है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घमासान जारी है। अब सवाल यह है कि क्या सीजफायर का ऐलान सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक रणनीतिक चाल अमेरिका की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साफ निर्देश के बाद यूएस नेवी ने अपनी सैन्य ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में काफी ज्यादा बढ़ा दी है। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ है। कैप्टन श्याम कुमार जी, सर सीजफायर लागू है ईरान और अमेरिका के बीच में, खून खराबा नहीं हो रहा है, गोलियां नहीं चल रही हैं, बारूद जो है नहीं बिखर रहा है, लेकिन सर दूसरी तरफ अब ये पूरी लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर आकर अटक गई है। ईरान का जिस तरह से ब्लॉकेज, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का ब्लॉकेज। सर क्या लगता है, जो कोशिश अमेरिका कर रहा है इस ब्लॉकेड के जरिए ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की, उसमें अभी कितने दिन और लग सकते हैं? क्योंकि 1 मई तक का समय है डोनाल्ड ट्रंप के पास, उससे ज्यादा दिनों तक वो इस युद्ध को एक्सटेंड करने की हालत में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ऐसा करना है तो उसको अमेरिकी कांग्रेस की परमिशन, उससे प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। आपको क्या लगता है सर? जी देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा इको हो रहा है, वैसे मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने सीज फायर कर दिया। और जब सीज फायर कर दिया है तो वो कहेंगे हम अभी वार नहीं लड़ रहे हैं, हम वहां पे शांति समझौता चाहते हैं, हमने ब्लॉकेड किया। और ब्लॉकेड एक पीसफुल नेगोशिएशन का तरीका है एनक्लॉज में, जिसको आप किसी देश के साथ इसलिए करते हो क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एट सी है वो डिस्टर्ब हुआ। तो पूरी की पूरी बात मोड़ के वार की तरफ नहीं, जिसके लिए कल्याण की तरफ ले जाएंगे, और ये बहुत अच्छा तरीका है। थोड़ा इको हो रहा है, आप देखें। जी सर, मैं बोलती हूँ पीसीआर टीम को, एक बार ये चेक करिएगा, एको हो रहा है गेस्ट के को जो ऑडियो जा रही है उसमें। दूसरी बात, अब क्या होगा जब यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम 15 देश के साथ, फ्रांस के साथ वहां अपने शिप्स भेजेंगे, और अगर स्थिति ठीक है, कंटेस्टेड सिचुएशंस नहीं है, तो हम माइन क्लियरेंसेस में भाग लेंगे। तो ये हुती के अगेंस्ट में यूरोपियन नेवल फोर्सेस आए थे। ऑपरेशन अटलांटा, ऑपरेशन एप्साइड्स और प्रोस्पेरिटी गार्डियन जो यूएसए के अंडर में चलाया गया, इसमें 20 से ज्यादा शिप्स ने 2023-24 में भाग लिया। चाइना के शिप्स भी वहां मौजूद थे और वो बहरीन में फुटबॉल खेलते रहे, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, और इस बार भी चाइना नहीं आएगा। तो ओमान की खाड़ी में ये शिप्स आ जाएंगे, और ये देखिए वारशिप्स हैं, तो ये पॉलिटिकल विल में तो सहायता के लिए आते हैं, पर जरूरत पड़ने पे टैसिटली ऑफेंसिव पोस्चरिंग पे ओवरनाइट पॉलिटिकल विल के साथ बदल जाते हैं। ये उनकी चर्चा मैंने बड़े विस्तार से 3-4 बार लिखा इनको, और मैंने लिखा एंकर्स ऑन पिवोटिंग ऑफ सेंट्रल कमांड फ्रॉम बुट्स ऑन ग्राउंड टू एंकर ऑन ग्राउंड। इसमें मैंने ये चर्चा खर की भी की, और मैंने कहा कि नजदीक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनविजिबली दूर से अपने कैरियर फोर्स के साथ स्लो ब्लीडिंग डेथ देगा ईरान को अमेरिका अपने दूसरे चरण में। और ये मैंने 15 मार्च से शुरू कर दिया था कहना, 7-8 मार्च से कहते कहते लगातार इसी तरह से कह रहा हूं, इसलिए और वही सब हो रहा है करीब करीब। इनको मैंने लिखा और समझाया करीब करीब 50 चैनल्स पे। तो ये तरीका है नेवल वॉरफेयर। बहुत दिनों से ऐसी ब्लॉकेट नहीं हुई है। हमने देखा है अफगानिस्तान, हमने देखा है इराक, हमने टैंक्स तो देखे हैं, लेकिन अमेरिका ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज की है। ग्लोबल टेरर, वॉर ऑन टेरर लैंड पे वो कहीं नहीं जाएगा जमावड़ा, चाहे वो वेनेजुएला से उठाना हुआ
नाटो से हट जाना हुआ, चाहे यूक्रेन से हाथ खींचना हुआ, चाहे यहाँ पे मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, वो यहाँ लड़ने नहीं आया। वो स्टेट ऑफ हॉर्मज के पानी को, गल्फ के पानी को ठंडा करने आया है, उनकी खारापन को दूर करने आया है और मिडिल ईस्ट को एक नया मिडिल ईस्ट देने आया है। तो इसलिए ये अब वो नहीं लड़ेगा, वो पीछे हट जाएगा और यूएई को, यूनाइटेड नेवल फोर्सेस को आगे कर देगा। और ये सब ईरान को कहेंगे आप टोल टैक्स बंद करो, सारे शिप्स को जाने दो। अब आप बताइए, ईरान, कतार, बहरीन, दुबई, कुवैत, सऊदी अरेबिया के जो वारशिप्स हैं, जो उनका पोर्ट है वहां पर, ये वारशिप्स तो जा ही नहीं सकते अगर टोल टैक्स दे रहा होगा तो, क्योंकि वो विजिट करेगा, बोर्ड करेगा, तो ईरान उनको जाने नहीं देगा। तो आखिर ये चलेंगे कैसे सब? मर्चेंट शिप को तो चलो छोड़ दो, व्हाट अबाउट वारशिप्स? जो जैसे बास्फोरस की खाड़ी में होता है, टर्की करता है रेड सी में जाने के लिए, ब्लैक सी में जाने के लिए मेडिटेरियन से, वो अलग सिद्धांत है, वहां पे उसके कुछ रूल्स चलते हैं। यहाँ वो रूल नहीं है, ये एक स्टेट है जो बिल्कुल क्लियर है अनक्लॉज के साथ। तो ये अमेरिका पूरे विश्व को पहलू में ले चुका डिप्लोमेटिकली। अब वो कह रहा है मैं मार नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं और मैं वॉर में हूं नहीं, तो कांग्रेस अप्रूवल देगा और दूसरे फोर्सेज आके सामने लड़ेंगे, अमेरिका का काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे पासा फेंका गया, इसको कहते हैं मैरिटाइम डिप्लोमेसी, नेवल एंगेजमेंट्स। और ये दूसरा तरीका, ये उन्हीं लोगों को समझ में आता है, खासकर जब हम आकलन करते हैं, जिन्होंने समुद्र की लड़ाई देखी होगी या जो टैक्टिकल से स्ट्रेटेजिक लेवल पे जब बड़ी लड़ाई होती है, दूर तक, देर तक, 2-2 साल, 3-3 साल, 4 साल चलने वाली, जो पहले हुई थी, विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, वैसी लड़ाई के मोड पे अमेरिका फिर से आ गया और उनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में ऐसा कहा गया। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अमेरिकी कांग्रेस तक जाने की, वो प्रस्ताव ले जाने की जरूरत ही नहीं आएगी, ये युद्ध जो है इसी वे में आगे बढ़ता रहेगा, ये जो ब्लॉकेड है अमेरिका की तरफ से ये यही जारी रहेगी और कोशिश यही की जाएगी कि ईरान को जो है सरेंडर कराया जा सके। मेरा यही मानना है और इसको कहते हैं स्लो ब्लीडिंग टू डेथ। या मैंने इसको एक और वर्ड यूज किया है, काम एंकर, शांत एंकरिंग इसको कहते हैं। इसको शांत एंकर का नाम दिया है मैंने। इसमें आप नजदीक एम्फीबियस लैंडिंग भी नहीं करोगे, आप घर पे भी नहीं जाओगे। पहले हम लोगों ने सोचा था, हालांकि मैंने इसका विरोध किया था पहले भी, कि उसमें बहुत सारी क्षति होगी। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, ये 15 मार्च से मैं कह रहा हूँ, 8 मार्च से शुरू किया और लगातार कह रहा हूँ। और 31 मार्च को मैंने ब्लॉकेड की चर्चा बड़े विस्तार से की कि आखिर क्या करेंगे लोग। और इंडियन ओशन के जो आर्टिकल्स हैं मेरे मैगजीन्स के, जो लगातार 4 सालों से मैं लिख रहा हूँ, उसमें भी मैंने चर्चा पहले की है इसकी। इसलिए उनके साथ मैं समझदारी से चल रहा हूँ और उसी तरह से आकलन कर रहा हूँ कि अब माइंड स्वीपिंग क्लियर करेंगे। माइंड स्वीपर्स की बात बता दूं आपको, इनके पास माइंड स्वीपर सब कन्वेंशनल नहीं है आजकल के। भारत के पास आज के दिन में 2017 से कोई माइंड स्वीपर नहीं है। आजकल के माइंड स्वीपर दूसरे तरह के होते हैं, वो ऑटोमेटिक रोबोटिक होते हैं, वो सेंस करते हैं दूर से, फिर रोबोट जाता है उनको डिफ्यूज भी कर सकता है दूर से। ऑटोनोमस, उनके पास टास्क फोर्स 59 में 100 से ज्यादा अनमैन्ड बोट्स मनामा में खड़े हैं, वो अंदर है पानी के, उनको कोई नहीं देख रहा। रिपर ड्रोन लगातार 40 घंटे में उस एरिया में उड़ान कर रहा है और छोटे छोटे चीजों को भी पानी के अंदर सूंघ रहा है और उनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। आपने सुना होगा एक रिपर ड्रोन वहां पे वैनिश हुआ था 5 दिन पहले, बड़ा कॉस्टली, वो यही काम कर रहा है। तो लिंकन, फोर्ड और जॉर्ज बुश दूर रहेंगे, उनको नजदीक नहीं आना। मरीन जो है उस पर, या एब्रम जो ब्रिगेड है, ये पोस्चरिंग है, ये एक तरह से नेवल मसल फ्लेक्सिंग है और इसका दबाव ब्लॉकेड के साथ यानी अपनी सैन्य ताकत का दम यहाँ पर अमेरिका जो है ईरान को दिखा रहा है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रेशर ईरान पर बिल्ड किया जा सके। डॉक्टर डीके गुप्ता जी, इस बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा ना करने की सलाह दी है। हालांकि पहले भी ऐसी एडवाइजरी आई थी, लेकिन एक बार फिर से ऐसी एडवाइजरी सामने आना, क्या समझा जाए? इस एडवाइजरी को किस तरह से देखें? क्या भारत सरकार को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन जो है वो मिडिल ईस्ट में और ज्यादा खराब हो सकती है, तनावपूर्ण हो सकती है? रिया जी, जो मैं कैच कर पा रहा हूं, जितने भी बातें चल रही हैं, उससे ये लग रहा है कि ईरान के अंदर डिप्लोमेसी डर्थ है इस समय और वहां पे कोई डिप्लोमेसी है नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, वहां पे जो लीडरशिप है, वहां पे लीडरशिप स्कार्सिटी है। अगर मैं देखूं तो मसूद और आरागाची लगातार जो है अमेरिका की तरफ बयान दे रहे हैं। वो भले अपनी ऑडियंस को सुना रहे हैं कि ब्लॉकेड नहीं हटेगा तो हम लड़ेंगे, तो हम कैसे बात करेंगे, तो लेकिन उनका सॉफ्ट स्टैंड वेरी फर्स्ट डे से रहा है। अगर आरागाची को देखें तो वेरी फर्स्ट डे उन्होंने कहा था कि आईजीसी हमारे कहने पर जो है वार नहीं लड़ रही है।
तो वहां पे जिस तरह से डिप्लोमेसी का डर है, जिस तरह से लीडरशिप का डर है, तो इससे ये लग रहा है कि ईरान अंदर से टूट रहा है। और चूंकि जो ब्लॉकेड है, ये जो ब्लॉकेड है एक केवल नेवल ब्लॉकेड नहीं। देखिए मैं आपको 3 स्टेटमेंट बताऊंगा। अल्फ्रेड महान जो है नेवल के जो है जनक माने जाते हैं वॉरफेयर के, उन्होंने भी कहा था कि जब बड़ा युद्ध अब होगा तो वो पानी के लिए होगा। बुतरस घा ने 1985 में कहा था, जब यूनाइटेड नेशंस के चीफ थे, उन्होंने भी कहा था कि मिडिल ईस्ट में आने वाले किसी सदी में बड़ा युद्ध होगा, वो भी पानी पर होगा। और उसी समय लगभग वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन थे, उन्होंने भी, देखिए उनका नाम क्या था मैं देख रहा हूं, उन्होंने भी ये कहा था कि मिडिल ईस्ट में जब जो वार होगा उससे नई सेंचुरी तय की जाएगी। और ये सब चीजें लगभग अगर हम ताइवान स्ट्रेट से लेके देखें, मलक्का स्ट्रेट से लेके अभी जो गार्सिया पे अटैक हुआ था, जो ग्रीनलैंड पे अटैक हुआ और जिस तरह से ब्लॉकेड किया गया है, ये सारे उसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि अब सुप्रीमेसी डॉलर की और सी पर, दुनिया का वही देश पूरी दुनिया पर राज किया है जो कि सी को कंट्रोल कर पाया है। और यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि जो पूरी लड़ाई है डॉक्टर डी के गुप्ता जी, सुप्रीमेसी की है, डोमिनेंस की है, पावर की है। जी 200 साल अंग्रेजों ने समुद्र पर राज किया केवल 1 मीटर बना के, जिससे कि कहां से डायरेक्शन शिप का लिया जाएगा। और उन्होंने इतना बड़ा, और उस INS आंग्रे वगैरह भारत में उस समय नेवल की तरफ एडवांस किया। भारत सरकार देख रही है, जो इसको इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे होंगे कि ईरान जैसे ही ब्रिंक पे आएगा टूटने के, जैसे ही ब्रिंक पे टूटने का आएगा, ये भीषण अटैक करके उसको बर्बाद कर देंगे। लेकिन अभी भी संभावना है कि अमेरिका, मेरी जो थ्योरी कहती है कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता। ट्रंप इतने समझदार व्यक्ति हैं, उनका हर चीज पर एकदम क्लियर कट है, चाहे कनाडा हो, चाहे मेक्सिको हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे नाटो हो, सब पे क्लियर कट उनका है कि मुझे 1 रुपया नहीं देना है। युद्ध में अगर ये पहले बातें मान ली जाती कि हम इन्फ्रिचमेंट के लिए यूरेनियम वापस दे देते हैं, इंश्योर कर लेते, सारी चीजें, तो युद्ध नहीं भी करते। फिर भी उन्होंने बिना पैसा एक लगाए युद्ध लड़ लिया है। मैं बार बार बताता रहा हूं, आपके चैनल में आपने सुनी होंगी कि उन्होंने $300 बिलियन कराए हैं बिना किसी मैन पावर एम्प्लॉयमेंट के और बिना किसी फैक्ट्री को लगाए हुए। टैरिफ लगा के दुनिया से वसूला, उसमें $30 बिलियन यहाँ लगा दिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी तक अमेरिका ने सबसे सस्ता वार लड़ा है और सबसे ज्यादा परिणाम पाया है इसमें। देखिए वियतनाम के युद्ध 10 साल चला था और उसमें $175 बिलियन लगा था और 30 लाख वियतनामी मारे गए थे और 58,000 अमेरिकन मारे गए थे। अगर अफगान का युद्ध देखें, जब 20 साल चला था, उसमें $2300 बिलियन खर्चा हुआ और उसमें 2,500 US के लोग मारे गए थे सैनिक, और 46,000 जो है मारे गए थे अफगानी। अगर इस तरह से US इराक का युद्ध देखें, 9 साल चला था, 44,000 उसमें जो है डेथ हुई थी अमेरिकन की, 1 लाख ज्यादा, और उसमें $600 बिलियन खर्चा। लेकिन इस युद्ध में केवल $30 बिलियन खर्चा हुआ है। आधिकारिक रूप से केवल 13 सैनिक मारे गए हैं और कोई बड़ा मेजर लॉस नहीं हुआ है अमेरिका का, और पूरे ईरान पे कब्जा कर लिया है ब्लॉकेड करके। तो ये जो है अमेरिका एक बिल्कुल ग्रिप में है और भारत सरकार का एडवाइजरी बिल्कुल सही है कि संभल के रहे। हालांकि रेड एडवाइजरी नहीं है कि भारत के आए हमले नहीं आ रहे हैं आपको, यानी ये चीज समझ रही है भारत सरकार कि जैसे ही, क्योंकि धीरे धीरे करके ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश तो कर ही रहा है अमेरिका, जैसे ही वो टूटेगी उसके बाद कुछ बड़ा हो सकता है इस युद्ध को रोकने के लिए। कर्नल टीपी त्यागी जी, सर जिस तरह से डॉक्टर डी के गुप्ता जी ने भी कहा कि लीडरशिप की कमी नजर आ रही है ईरान में, जो मुश्तबा खमेनेई है, आपने भी कुछ देर पहले कहा कि घायल बताए जा रहे हैं, सर्जरी चल रही है, जब से युद्ध शुरू हुआ है उनका एक भी पब्लिक स्टेटमेंट सामने नहीं आना। ठीक है, अराक्ची हो, पेजिशकियान हो, उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, लेकिन जो लीडरशिप स्कैर्सिटी या जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो कैसे भरा जाएगा? जब हम कह रहे हैं कि ठीक है धीरे धीरे करके तो ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश है, लेकिन बातचीत की टेबल पर जब आया जाएगा तो क्या वो वही नजारा दिखेगा जिस तरह से अराक्ची उनकी तरफ से आए और जो उनके संसद के जो स्पीकर हैं कालिबाफ, उनको बुलाया गया? लेकिन और क्या ये जो लीडरशिप है, यानी जो सिविलियन लीडरशिप है, ये नेगोशिएशन करने के लिए काफी होगी? क्योंकि वहां जो सत्ता चला रही है वो IRGC है। सर अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज अपने आप को। कर्नल टीपी त्यागी जी, सर आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही है, आप अनम्यूट करिएगा। यहां पर मैं रुक रही हूं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहे हमारे साथ।
आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। लोग बोलते हैं आयुर्वेद में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप पंचकर्मा कराते हो, नेचुरोपैथी की मदद लेते हो, डाइट ठीक करते हो, योगा करते हो, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हो। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दगा। चार धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक तरफ जहां व्हाइट हाउस से खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान के साथ सीज फायर यानी युद्ध विराम बढ़ाने का मन बना चुका है, तो दूसरी तरफ जमीन पर कुछ और ही नजर आ रहा है। दरअसल समंदर की लहरों पर कहानी बिल्कुल इससे उलट है। अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है और उसके क्या मायने हैं, उसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कर्नल टीपी त्यागी जी, सर आप अपनी बात रखिए प्लीज। सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, सर की ऑडियो नहीं आ रही है। कैप्टन श्याम कुमार जी, सर आपको क्या लगता है जो लीडरशिप वैक्यूम वहां क्रिएट हुआ है, जो स्कार्सिटी वहां पर नजर आ रही है, अगर जब लीडरशिप है ही नहीं या फिर समझ ही नहीं आ रहा है किसको कि कौन वहां डिसीजन ले रहा है, डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में है, तो बातचीत की टेबल पर अगर ईरान आ भी जाता है तो डिसीजन लेगा कौन? एग्जैक्टली, ये बहुत सही कहा आपने। और देखिए, जब कुछ स्ट्रैटेजी एम्स के साथ आए थे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो कह रहे थे हम रिजीम चेंज करेंगे, तो लोगों ने उसी को पकड़ लिया कि रिजीम चेंज तो हुआ ही नहीं, तो क्या अमेरिका तो हार गया, और मिसाइल तो खत्म हुई नहीं, ड्रोन तो खत्म हुआ ही नहीं, तो क्या हुआ अमेरिका को? अमेरिका तो बुरी तरह हार गया, ट्रंप तो घुटनों पे आ गए। अब इनको काउंटर करने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी समझाने में, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट की माने तो उन्होंने पहले कह दिया था कि हमारी नजर है उन लोगों पे जो हमारे हिसाब से काम करेंगे ईरान में, और हम उनके ऊपर देख रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। बहुत पहले कहा था इन्होंने इस बात को, अगर कोई फॉलो कर रहा हो इसको तो याद करें, ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, हमें मालूम है वहां पे कौन चला सकेगा सरकार, हमें मालूम है, लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं। तो ये आरागची का जो आप सुन रहे हो, ये फिशर्स जो देख रहे हो IRGC में और जो राष्ट्रपति में पेजेस्कियान को नजरअंदाज किया गया है, और जो उनके खाम नहीं है वो नजर ही नहीं आ रहे हैं, उनका कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। तो मोजैक जो लड़ाई है उनकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने जो एक तरह से कमांड कंट्रोल दे रखा है अपने IRGC को, तो ये सब तो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर में जब दिक्कतें आएंगी तो ये सब तो फिशर दिखेगा। और डिप्लोमेटिक लेवल पे और वॉर जब चल रही हो और आपस में अगर समन्वय नहीं हो, तो जो दुश्मन है वो तो इसका फायदा उठाएगा। और CIA के एजेंट इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पे अब एक तरह से रिजीम चेंज ऑलमोस्ट हो ही चुका। अब लोगों को न लगे तो ये अलग बात है, क्योंकि जो चाहते थे अमेरिका ये नहीं चाहता। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा कहता हूँ जी, मेरे स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, अगर मैं स्क्रीन पे देखूं तो शायद मुझे आराम होगा करने का, फ्रेम में नहीं मुझे। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप एक तरह से मान के चले कि वेनेजुएला में जैसे राष्ट्रपति को उठा लिया था, वो पावर अमेरिका के पास है, और वो जिस दिन चाहता ईरान में भी ये कर देता, पर उसको ये इसकी मंशा है ही नहीं। वो बूट्स ऑन ग्राउंड प्लस किसी तरह की ऐसे सिचुएशन में अपने को नहीं डालना चाहता। जब उसका काम निकल गया, उसने वॉर वेजिंग कैपेसिटी नष्ट कर दी, रिजीम को भी ठंडा कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, फिशर्स ला दिया उसने,
और वॉर वेजिंग कैपेसिटी नष्ट कर ही दी और उसके बाद उसने एक अनडिक्लेयर्ड ब्लॉकेड कर दिया, तो सब कुछ तो हो रहा है। और इतना बड़ा जमावड़ा तो कभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का हुआ ही नहीं, इस तरह की अटैक्स कभी हुई नहीं। नेवल वॉरफेयर का जो हिस्सा होता है वो पोस्चरिंग और डेटरेंस का होता है। अभी तो आपको शायद कभी कोई चर्चा भी नहीं कर रहा कि हमारी जो उनकी जो बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो किधर है, उनके पास जो टॉमहॉक मिसाइल्स का जो खेमा है वो क्या करने वाला है। अवाक्स और जो डूम्सडे एयरक्राफ्ट जो है 6P उनके जो टेक चार्ज एंड कम आउट जो स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर का हिस्सा है, जो बैलिस्टिक सबमरीन और उनके स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट बॉम्बर्स को कंट्रोल करता है, जब वो आके खड़ा हो जाएगा 6 से ज्यादा 8 से ज्यादा उनके छत पर, तब क्या होगा। वो दिन तो अभी आया ही नहीं। मैंने उन दिनों की भी चर्चा की है कि अगर ईरान नहीं ही मानता है तो वो एक डी डे आएगा जब वो इतनी ज्यादा परेशान होगा कि पासानों की बात आ जाएगी। तो उन्होंने उसके पहले के यानी अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट कर ही सारा काम हो जाए और ज्यादा खून खराबे की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अब भी ईरान नहीं मानता है, तो उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कई सारे प्लान्स जो हैं एकदम पैरेलली काम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सर सवाल यही कि क्योंकि जो सिविलियन लीडरशिप है वो थोड़ी यहाँ पर सॉफ्ट होती हुई या नरम पड़ती हुई नजर आ रही है, IRGC के अपने अलग गोल्स है, वो सामंजस्य कैसे बैठेगा सर? देखिए यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब प्रेशर आएगा, कैप्सियन सी को उन्होंने बंद कर दिया, 5th फ्लीट को इजराइल ने 18 मार्च को बंद कर दिया। कैप्सियन सी से उनका रास्ता जाता था रशिया से, तो वहां से उन्होंने उसको नस्तनाबूद कर दिया। 30 साल पीछे चली गई उनकी नॉर्थ कैप्सियन फ्लीट। और गल्फ में तो आपने कहा ही है 159 शिप्स को डुबा दिया उन्होंने। तो करीब शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। लोग कितने देर तक झेलेंगे? लोग कहते हो कि आप रोड पे आ रहे हो, मानव बम लगा रहे हो, प्रोटेक्शन करने जा रहे हो, ये सब घटनाएं हम सुन रहे हैं ईरान से, पर ज्यादा रिपोर्ट ये नहीं आ रही कि उनकी डैमेजेस इतनी ज्यादा है कि वो जानते हैं कि अगर दोबारा उसने अटैक कर दिया, पहले तो आपको मार लगी है और ये भय हो जाए कि फिर से लगेगी, तो लोगों का मनोबल टूट जाता है। तो जब लोगों का मनोबल टूटता है तो पॉलिटिकल विल ये समझने लगती है कि अब हम नहीं लड़ पाएंगे, उस कारण से वो झुकेंगे और पूरी तरह से तैयारी है। बार बार बुलाते हैं टेबल पे, कहते हैं तुम आ जाओ, विश्व की तरह से एक तरह से गुड बॉय सिंड्रोम दे रहे हैं। तो हम कहते हैं कि तुम आओ, बस यूरेनियम हटा दो और हॉर्मुज़ खोल दो, बाकी तो मेरा जो करना था मैंने कर लिया, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। लेकिन नहीं मानोगे तो और करेंगे, और खुद ही नहीं करेंगे, दूसरे देशों से भी करवाएंगे, क्योंकि खुद करेंगे कि तुमने हॉर्मुज़ को क्यों बंद किया हुआ है, हमारा तेल का दाम बढ़ गया, तुम टोल टैक्स लगा रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो। चाइना रशिया भी बोलेगा कल को, तो डिप्लोमेटिकली तो हार गया तरह से, और मिलिट्रली तो डरा ही हुआ है। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। तो अमेरिका बहुत ही कंट्रोलिंग सिचुएशन में है फिलहाल, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिट्रली भी। यानी अपर हैंड इस पूरी सिचुएशन में अमेरिका के पास नजर आ रहा है, और अमेरिका की कोशिश भी यही है कि ईरान का ऑक्सीजन सपोर्ट जो है पूरी तरह से यहां पर किया जा सके ताकि वो घुटनों में आ जाए। डॉक्टर DK गुप्ता जी, सर एक खबर, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं, खबर ये भी थी कल कि ईरान ने पहली बार हॉर्मुज़ में जहाजों से टोल टैक्स भी वसूला। मुझे ये नहीं पता कितनी सच है कितनी नहीं, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का ब्लॉकेड है, ईरान का ब्लॉकेड है, और जिस तरह से खबरें आ रही है कि ईरान टोल टैक्स भी वसूल रहा है, हालांकि कितना वसूला गया है ये क्लियर नहीं है, बाकी आगे आप बताइएगा। देखिए, जो टोल टैक्स की बात ईरान की तरफ से आई, जो मेरी थ्योरी करी है कि वो अपने ऑडियंस को सुनाने है कि देखो हमारे में अंदर अब भी मादा है, और अगर टोल टैक्स वसूलता है पहली बात, और या ईरान भी ब्लॉकेड करता है अपनी तरफ से, तो वहां पे जो अमेरिका चाह रहा उसमें ऐड ऑन हो रहा है। एक्चुअली अमेरिका चाह रहा विश्व स्तर पे कि मैं हॉर्मुज़ से ऑयल नहीं आने, और उसकी वजह से मेरा बिजनेस, जो मेरा जो ऑयल है वो बिके, और मेरी जो एक ऐसी कायम हो। देखिए बिजनेस में ना एक चीज बड़ी कही जाती है, चाहे बिजनेस में जो EEE जो है बहुत मायने रखता है। उसमें होता है EEE का मतलब होता है कि इकोनॉमी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए और इफिशियंसी होनी चाहिए। मतलब हम कम से कम पैसे में उस युद्ध को जीते हैं, जो मैंने भी आपको पिछले भाग में बताया था। इफिशियंसी के साथ मतलब हम जो है कम से कम हथियार यूज करें और वो सटीक अटैक करें। तो आप देखेंगे डीप रूटेड अटैक हुआ ईरान के अंदर, और एक भी ऐसा अटैक नहीं कर पाया जिससे कि मिडिल ईस्ट के अंदर या इराक के अंदर हाहाकार मच गया हो। लेकिन क्या, और इफेक्टिवनेस ये है कि घुटने पे ला देना।
तो ट्रिपल ई से अमेरिका युद्ध कर रहा है और एक युद्ध दिख रहा है और दुनिया के और देशों के लिए जो महाशक्ति बन रहे हैं उनके लिए नजीर भी है। तो टोल टैक्स अगर लेता है ईरान तो वो भी अमेरिका को ऐलान कर रहा है, क्योंकि उससे जो है उसको दुनिया के सामने बताने की जरूरत है। देखो टोल टैक्स ले रहा है जो कि नेचुरल वाटर वे है, तो मैं इनके लिए ब्लॉकेट कर रहा हूं। अगर नहीं भी करता है तो भी अमेरिका उसको जो ब्लॉकेट करेगा, क्योंकि अमेरिका ट्रंप के इस शासनकाल में अपने जीडीपी ग्रोथ को 0.5 से 2.7 ले गया है। इन्फ्लेशन को बिडेन के समय 9% से 3% लाया है। 1,68,000 एम्प्लॉयमेंट इस मार्च में जनरेट हुआ है, जो कि निगेटिव चल रहा है 2 महीना पहले। ट्रंप का जो अगर हम एक चीज और देखें, डॉलर डोमिनेंस को छोड़ दें, अगर जरा सा पीछे गया है, अदरवाइज उनका हर और 11 मार्केट इंडिकेटर उसमें से 8 इंडिकेटर में आगे गए हैं। $100 बिलियन का यूक्रेन से लेकर अब तक उन्होंने हथियार भेज दिया है और इसके लिए मार्च में $65 बिलियन का उनकी कंपनियों को विंड फ्लड प्रॉफिट हुआ है। तो अमेरिका की बल्ले बल्ले है इस युद्ध में, और जो भी ईरान करे अपने ऑडियंस को सुनाने के लिए कर रहा है, अदरवाइज ईरान के पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है जी। यानी नट लूज वाली सिचुएशन में ईरान अब है, और जो भी अब वो स्टेटमेंट्स वहां के जो लीडर्स की तरफ से आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि अपनी जो जनता है, अपनी जो आवाम है, उसका मॉरल एक तरह से बूस्ट किया जा सके। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो देखिए, एक तरफ अमेरिकी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अपनी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। सवाल यही उठ रहा है कि अब अमेरिका ने ये जो कदम उठाया है, ये ईरान को कितने दिनों में घुटने में ला पाता है, कब ईरान सरेंडर करता है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शुरुआत इसकी हो गई है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।